Hello. Hi students. A very happy welcome to all of you to the new class, that is lecture number 22. And students, we have started with vectors, ठीक है? And this is fourth lecture of vectors, right? Vectors का fourth lecture के अंदर हैं हम. और students, I think so, आप सभी बच्चों को vectors बहुत आसान लग रहा होगा, आपको बहुत इजी लग रहा होगा वेक्टर्स, राइट? तो हाँ बच्चों, सच में पूरा फिजिक्स बहुत आसान है अगर हम उसको अच्छे से, आराम से, धीरे से समझते जाएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान है. और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई करूंगा कि आपको फिजिक्स बिल्कुल सिंपल वे से आपको एक हायर लेवल के ऊपर मैं लेकर जाऊं, ठीक है? आई होप सो एवरीबडी इज इन वेरी फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, राइट? तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर एडिशन का, राइट? ये आपकी पूरी प्लस 1 प्लस 2 के अंदर आपको हेल्प करेगा, राइट? तो बेटा सबसे पहले हमने कल 3 लॉज को डिस्कस कर लिया था, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? और हमने बोला था कि हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इस लेक्चर के अंदर करेंगे, राइट? तो बेसिकली दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? अब बेटा मैंने यहां पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट मैं ये चाहता हूं कि आप सभी को आता हो, ठीक है? और वो कंसेप्ट क्या है कि बेटा आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर बेटा ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो सबसे पहले ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री और इस एंगल को मैंने कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया, राइट? तो बेटा अब बेटा आप सभी को पता है कि ये वाली कौन सी साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और हाइपोटेन्यूज को बेटा मैं किस पर्टिकुलर टर्म से डिनोट कर रहा हूं, आई एम डिनोटिंग इट विद h, ठीक है? यानी कि ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन कितनी है, h है, ठीक है? अब आप सभी को बेटा एक बात पता है कि अगर ये h है तो ये थीटा के साथ वाला ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और थीटा के ऑपोजिट वाली टर्म क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, राइट? तो अब बेटा ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज P, ठीक है? नो सॉरी, दिस इज B, बेस, ठीक है? एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट बेटा? सो दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? तो अब बेटा आप सभी बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर मेरे को गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, राइट? मेरे को एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और थीटा गिवन है. अगर मेरे को b की वैल्यू लिखनी है, यानी कि बेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ h एंड थीटा, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कर चुके हो, या परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ h एंड थीटा, तो ये बेटा आप कर चुके हो, दैट इज p अपॉन h. आप सभी को पता है दैट इज p अपॉन h इज, देखो p अपॉन h इज sin थीटा, तो बेटा p किसके इक्वल आ जाएगा, p इज इक्वल टू h sin थीटा. तो बेटा यहां से मेरे को पता चला दैट इज p की वैल्यू जो होगी, दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू h, दैट इज हाइपोटेन्यूज, इनटू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा. सिमिलरली बेटा हम सभी को पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो यहां से बेटा बेस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू h, ऊपर चले जाएगा, दैट इज h कॉस ऑफ थीटा. तो यहां से बेटा मेरे पास बेस की वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं, यानी कि बेस का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज h cos थीटा, राइट? तो बेटा ये आपको याद रखना है ये पर्टिकुलर टर्म. अगर आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये थीटा एंगल गिवन है, तो आप बेस की वैल्यू और हाइट परपेंडिकुलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एंड थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है? सिमिलरली अब सभी बच्चे एक और बात को याद रखेंगे, अगर लेट से आपको बोल दिया जाता है कि ये एंगल थीटा है, राइट, और ये h है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है. अब मैंने इसको थीटा नहीं लिया, ठीक है? अगर ये थीटा है तो अब ये बेस बन जाएगा, दिस विल बिकम बेस. तो यहां पर ये बेस बन जाएगा और इस बेस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज h
cos थीटा, और ये बेटा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये P बन जाएगा, और P की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट इज H sin थीटा। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि यानी कि थीटा के साथ वाले जो कंपोनेंट होगा, ये जो 90 डिग्री वाले जो दो साइड्स हैं, तो ये P और B है, तो थीटा के साथ वाला बेस होगा, और बेस किसके इक्वल होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। एंड सिमिलर जो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर, और उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज H sin थीटा। या अगर थीटा ये है तो ये B होगा, ये P होगा। तो ये टर्म, ये चीज आपको सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो ये सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द डेरिवेशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बेटा मैं अब इसको नेमिंग दे देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास देखो कैसे है, ये मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, ठीक है। आई एम हैविंग अ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर, ठीक है, अगर मेरे को एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, आप सभी को पता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कब होता है, जब दे आर ज्वाइंड टेल टू टेल, बट अभी ये हेड टू टेल ज्वाइंड है। अगर मैं बी को उठा के यहां पर लेकर आऊंगा तो वहां पर ये जो सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मेरे पास ये वाला जो सा एंगल आएगा थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्यों ये एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डॉटेड के साथ। अगर आप बी को उठा के यहां पर बनाओगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है, ये और ये पैरेलल होंगी। तो अब ए और बी के बीच में ये जो सा एंगल आएगा टेल टू टेल ज्वाइन, ये एंगल थीटा होगा, है ना। तो मैं इसको आपको रफली सब बना के भी दिखा देता हूं। लेट्स से आपने ये बी और आपने यहाँ पर बी बना दिया, तो ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। अब बी और बी ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एक आप सभी को पता चल गया, राइट। तो यहां पर थीटा क्या है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यहां पर बेटा मैं एक और एंगल डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज अल्फा, जो मेरे को नहीं पता है। मेरे को गिवन क्या है, थीटा मेरे को गिवन है। मैं एक और एंगल को डिफाइन किया, दैट इज अल्फा। और यहां पर अल्फा कौन सा एंगल है, ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा, राइट। तो अब बेटा मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मेरे को किस किस का मैग्नीट्यूड पता है, मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है। मेरे को बोला है कि एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, मैं इस डेरिवेशन से करना क्या चाहता हूं, तो मेरे को पहले पता होना चाहिए। आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मैथमेटिकली, ठीक है। और दूसरा मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ये जो सा होगा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितने एंगल के साथ आएगा, ए के साथ। एक मेरे को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज माय टारगेट टू इन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। तो मैं रिजल्टेंट और अल्फा को फाइंड आउट करना है मेरे को, दिस इज माय टारगेट, राइट। तो अब बेटा मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर, इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं। लेट्स से इसको नाम दे देता हूं O, इसको नाम दे देता हूं Q और इसको नाम दे देता हूं P, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया मैंने इस ट्राइंगल के अंदर, राइट। तो यहां पर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है, वी विल ड्रॉ। तो थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप perpendicular from point Q on vector A, वेक्टर A, ठीक है। तो अब बेटा सिंपल सी बात है, मेरे को क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर। अब देखो वेक्टर ए तो ये रहा, ठीक है। और अगर मेरे को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, अगर मैं ऐसे करके लेकर आऊंगा तो फिर तो वो किसी एंगल के साथ आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा। तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर देने के लिए मेरे को यहां पर ए वेक्टर को थोड़ा सा डॉटेडली एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है डॉटेडली, ठीक है। और मैंने इस क्यू पॉइंट से नीचे को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप किया ऐसे करके, ठीक है।
और ओ क्यू पी, और इसको नाम दे देता हूं मैं डब्ल्यू, लेट्स इस पॉइंट को मैं डब्ल्यू नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए के ऊपर, राइट। तो अब बेटा सबसे पहले आप सभी देखिए, ठीक है, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी डब्ल्यू क्यू, ठीक है। अब बेटा आप मुझे एक चीज बताओ कि पी डब्ल्यू, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं तो पी क्यू एक हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूं पी डब्ल्यू क्या बन गया, बेस बन गया, और क्यू डब्ल्यू क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो कैन आई राइट इट कि सर इन ट्राइंगल पी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज पी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी है, बी कॉस थीटा। यहां पर देखो जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यहां पर, अब आप ऐसे में बोलना कि सर ये तो आप देखो सर आपने बेस लिख दिया, नहीं भैया ये बेस नहीं है, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो सर बी है ये बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर कौन सा है, पी क्यू वाला बी वेक्टर है, राइट। तो अब ये हाइपोटेन्यूज है और इस हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना, लेंथ ऑफ द वेक्टर दैट इज बी, ठीक है। तो ये बेस है, बेस थीटा के साथ वाला बेस, तो पी क्यू का डायमेंशन कितना आ जाएगा, दैट इज बी कॉस थीटा, और क्यू डब्ल्यू का लेंथ कितना आ जाएगा, सिमिलरली क्यू डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू दैट इज बी साइन थीटा। क्लियर बेटा। तो बेसिकली बेटा अब मेरे पास ये वाली लेंथ, अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये वाली लेंथ किसके इक्वल आ गई, दैट इज बी कॉस थीटा की इक्वल आ गई यहां तक, ठीक है, और ये वाली लेंथ किसके इक्वल आ गई, दैट इज बी साइन थीटा की इक्वल आ गई। क्लियर। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस ए वेक्टर का ए, तो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर, ठीक है, एंड सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर, राइट। तो यहां तक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे किस पर जाएंगे, दैट इज इन राइट ट्राइंगल दैट इज ओ डब्ल्यू क्यू, ओ डब्ल्यू क्यू। पहले हमने ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ओ डब्ल्यू क्यू, ये पूरा कंप्लीट वाला ले लिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंड आई नो दैट कि सर क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी को पता ही है, दैट इज सर देखो इसका वेक्टर, दैट इज मैं क्या कह सकता हूं, दैट इज सर ओ क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज ओ डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू होल स्क्वायर। तो बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। तो अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ओ क्यू किसके इक्वल है, अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ओ क्यू, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी मैं ये नहीं पुट कर रहा हूं, अभी मैं उसको ऐसे इसी टर्म के अंदर रख रहा हूं, दैट इज ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डब्ल्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ डब्ल्यू इज नथिंग बट सर ओपी प्लस पी डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू का होल स्क्वायर। देखो अब मैंने ओ डब्ल्यू को कैसे लिख दिया, देखो ओ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओपी प्लस पी डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब बेटा ओ क्यू किसके इक्वल है, आर मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस पीडब्ल्यू किसके इक्वल है, दैट इज पीडब्ल्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ
थीटा, राइट, इस चीज का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू की वैल्यू कितनी है, या क्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब बेटा अगर मैं फर्दर इस चीज को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यहां पर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसको बेटा मैं आप एक टर्म ले लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए और प्लस बी मान लीजिए, ठीक है, तो ये बेसिकली मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर खोल रहा हूं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर खोलता हूं तो ये फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी टोटल है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस अब यहां पर इसका स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूं, दैट इज बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर है। अब बेटा मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगा, आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दैट इज ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब देखो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से साइन, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में किया होगा। तो अभी आपके पास 1 आ गया, तो यहां से सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं कि बेटा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, देखो ये चीज 1 बन गई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब बेटा अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट बोथ साइड कर देता हूं। तो अगर बेटा मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब बेटा ये जो आपके पास फॉर्मूला आया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस डेरिवेशन एंड दिस चैप्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। और यहां पर बेटा ये मैं क्या बना रहा हूं, है ना, अब तो सभी बच्चों को पता चल ही गया कि मैं बल्ब बनाता हूं, और बल्ब मैं कहां पर बनाता हूं, जहां पर उस चीज का रिक्वायरमेंट फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ठीक है। अगर आपको स्कूल एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत है, ठीक है, और अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद कर लेते, बट आपको मेथड बताना चाहिए कि हमें बेसिकली हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया, ये सभी को आना चाहिए, राइट। ओके, डन। इसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमारा एक रिजल्ट आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। अब मेरे को अल्फा की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आई विल गो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल OW क्यों, ठीक है। आई नो दैट भैया tan अल्फा, देखो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो OW tan अल्फा किसके इक्वल होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सभी बच्चे यहां पर देख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज B sin थीटा। तो मैं ये कहूंगा दैट इज B sin थीटा होल डिवाइडेड बाय दैट इज A प्लस B cos थीटा। तो यहां पर बच्चों एक बात याद रखनी है, cos थीटा सिर्फ B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने ये वाली साइड ली, दैट इज B sin थीटा डिवाइडेड बाय OW किया। OW किसकी इक्वल है, दैट इज A, O से लेकर यहां तक P तक A है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, B cos थीटा। तो टोटल कितना हो गया, A प्लस B cos थीटा। तो दिस इज परपेंडिकुलर B sin थीटा और A प्लस B cos थीटा इज द बेस। तो tan अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को भी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और इस फॉर्मूले के ऊपर भी मैं स्पेशली बल्ब बना रहा हूं। क्यों बल्ब बना रहा हूं, कहने की जरूरत ही नहीं है अब तो, है ना। तो आपको इस फॉर्मूले को भी बहुत याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे, तो वहां पर हमारे को ये रिक्वायर्ड रहेगा याद रखने के लिए। और अगर हमारे को याद होगा तो हमारे काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। और इसको अच्छे से इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। और उस डायग्राम का ध्यान रखिए, ठीक है। दिस वाज A वेक्टर O टू A यहां तक ये, और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अगर मेरे को A वेक्टर और B वेक्टर पता है और उनके बीच में एंगल थीटा पता है, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना वैल्यू कितना होगा, आंसर कितना आएगा। अब ये वैसे नहीं है कि हाँ भी A प्लस B कर देंगे, वो दैट वाज अ स्केलर एडिशन। अभी हम कौन सा एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, यानी दो वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो ये फॉर्मूला आया है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर A और B है और ये रिजल्टेंट है, तो दिस इज अल्फा एंगल। अच्छा, मैं आपको एक और डायग्राम में से दिखा देता हूं। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है, तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हो तो ध्यान से देखना यहां पर इस डायग्राम को। दिस इज योर A वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज योर B वेक्टर, ठीक है। तो आपका जो सा रिजल्टेंट आएगा, मैंने आपको बोला था कि आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब बेटा एक बात ध्यान रखिए सभी बच्चे कि A और B के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा है, दिस इज योर एंगल थीटा, ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, डन। अब बेटा जो आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कौन सा एंगल होगा, यहां से चलेगा रिजल्टेंट टेल से, और इस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये रेड वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया, ठीक है। और यहां पर थीटा एंगल कौन सा होगा, थीटा एंगल तो ये कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज योर अल्फा एंगल। तो अब सही बच्चे देख सकते हैं, तो अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, रिजल्टेंट और A के बीच में एंगल अल्फा है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ लेता व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड B, तो आप सभी बच्चे देख सकते हो रिजल्टेंट और B के बीच में क्या एंगल होगा, दैट इज थीटा माइनस अल्फा, दैट इज दिस एंगल। वेरी क्लियर, बात समझ रहे ना। अब आप बोलोगे सर आपने A के साथ तो एंगल, रिजल्टेंट का एंगल A के साथ तो करवा दिया अल्फा, है ना, A वेक्टर के साथ तो एंगल करवा दिया, सर B के साथ क्या है, B के साथ क्या है, टोटल एंगल में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो B के साथ एंगल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, तो सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ रह गया है तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ जी, तो अभी बेटा जो हमने डेरिवेशन किया, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और अगर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि देखो लेट से आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक आपके पास बेटा बी वेक्टर है। राइट, अच्छा बेटा एक सिंपल सी बात है, ठीक है, वेक्टर मतलब लेट से मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करवाता हूं। लेट से आपके पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ फोर्सेस है, ठीक है, एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल के ऊपर एक राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और एक कुछ एंगल के साथ फोर्स लग रही है उस पार्टिकल के ऊपर, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है इन फोर्सेस के बीच में। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, अगर एक जना उसको इधर को खींच रहा है और एक जना इसको इधर को खींच रहा है, तो पक्की बात है कि बंदा कुछ ऐसे बीच में से कुछ जाएगा ना, तो उसके ऊपर उसे नेट फोर्स आएगी। वो ऐसा तो नहीं कि वो इधर को जाने लग जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों ने एक बात सभी ने नोट बना के लिख लेनी है, ठीक है, कि जो सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज जो सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सभी बच्चे बना लीजिए नोट, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी बिटवीन द स्मॉलर एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यानी कि जो सा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए और बी के बीच में कुछ आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए और बी के बीच में कुछ आएगा, और उसको हमारे को अगर ड्रॉ करना है, उसको कैसे ड्रॉ करना है वो मेरे को पता ही है कि मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लूंगा, और सॉरी तो बी वेक्टर कुछ ऐसे करके जा रहा है। राइट, तो मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। राइट, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। डन, और आपके पास ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, which is making an angle alpha with a vector। तो यहां पर जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो रिजल्ट क्या है, ठीक है, दैट इज सर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज cos थीटा। तो एक इस फॉर्मूले को आप सभी ने याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला tan अल्फा के फॉर्मूले को याद रखना है, दैट इज tan अल्फा will be equals to, that is b sin theta upon a plus b cos theta। इस फॉर्मूले को याद रखना। तो आपके ये दो मेन फॉर्मूला है, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, राइट। अब बेटा मैं आपको, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास क्या है, एक बॉक्स, ठीक है, उसके ऊपर कोई बंदा फोर्स लगाता है, लेट से एक जना फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक जना इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और वो कितनी फोर्स लगाता है, लेट से वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, लेट से 5 न्यूटन का, ठीक है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। और एक जना ये ए बंदा फोर्स लगाता है उसके ऊपर, और एक जना इसी बॉक्स को कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को फोर्स का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। लेट से वो लगाता है विद एन फोर्स ऑफ लेट से 10 न्यूटन,
10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब मैं बोलूं कि आपको भैया इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर से टोटल फोर्स लग रही है 10 + 5 दैट इज 15 न्यूटन। नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एफ नेट फोर्स, तो आप बोल दो सर इट इज 5 + 10 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। सो दिस इज रॉन्ग, एफ नेट इज नॉट दिस थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस का डायरेक्शन है। अच्छा, ये 15 तब होता अगर ये 10 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, क्लियर। तो अभी एक बार मैं सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके दिखा रहा हूं, और लेट्स से इसके बीच में ये जो सा एंगल है दिस इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको बेटा ये देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, और उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। अब अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट क्या है 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट है। यानी अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग कि मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का। डायरेक्शन तो मैं tan अल्फा से निकालूंगा ना, एंगल से निकाल ही लूंगा मैं डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ नेट मैं कितना निकालूंगा बेटा, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है दैट इज 5, बी कितना है दैट इज 10 और एंगल कितना है दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री। देन जितना भी एंगल होगा हम उसको पुट कर देंगे। तो अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos ऑफ 60 इज cos 60 कितना होता है दैट इज हाफ। तो यहाँ पर इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गए। तो अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 100 प्लस 5 10 50 है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 50 150 175, ठीक है, 175 न्यूटन, ठीक है। तो अब बेटा अगर आपको अंडर रूट ऑफ 175 निकालोगे अगर आप, दैट इज 13.22, तो एफ नेट आपके पास किसके इक्वल है, एफ नेट इज इक्वल टू दैट इज 13.22 न्यूटन। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि अगर ये और ये नेट इफेक्ट पता है कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज 13.22 न्यूटन। अब आप ऐसे मत बोलना सर देखो 10 + 5 इज 15, तो 15 न्यूटन फोर्स लगेगा, नहीं, इट इज 13.22 न्यूटन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, अब बेटा आगे हम अब कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, ठीक है। वी विल डू सम स्पेशल केसेस, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। और बेटा इन स्पेशल केसेस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा विद, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही इसको देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला स्पेशल केस लेते हैं, लेट्स से थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, अगर 5 और 10 है और अगर उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो एफ नेट कितना आएगा 13.22 न्यूटन आएगा, राइट। तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा मार्कआउट कर देता हूं, जैसे 5 था और एक 10 था और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री था, तो मेरे पास एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही थी, दैट वाज 13.22
न्यूटन आ रही थी। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रख कर रहा हूं। तो अब बेटा जो मैं आपको केसेस समझाऊंगा वो मैं आपको, ठीक है, इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, मैं ए वेक्टर को कितना ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना ले रहा हूं, दैट इज 5। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना ले रहा हूं, दैट इज 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए और बी का 10 ले रहा हूं। ठीक है, अब हम स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर थीटा इज 0, थीटा इज 0 मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसके ऊपर ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा नहीं कि ए इधर को लग रहा है और बी इधर को लग रहा है, नहीं। हाँ जी बेटा, सॉरी वो कैमरा थोड़ा सा गिर गया था। हाँ, तो अब बेटा आपके पास ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, एक ही लाइन के क्रॉस लग रहे हैं और सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ए बी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो अब यानी कि एक बॉक्स है। ठीक है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी कि अब यहां पर इस बॉक्स के ऊपर एक जना इधर को फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का और दूसरा बंदा भी इसको इधर को ही खींच रहा है, दैट इज 10 न्यूटन से। तो अब ए और बी के बीच में कितना एंगल हो गया, ए और बी के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री का। ठीक है, तो अब बेटा अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज एफ नेट निकालना है, तो आप देखोगे कि मेरे पास एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखोगे कि मेरे पास कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इज 1। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए, दैट इज सर कॉस 0 डिग्री इज 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 1 है तो अब बेटा मेरे पास एफ नेट किसके इक्वल आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अभी बच्चे सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और अब इस रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ग्रीन पेन से कर देता हूं। ठीक है, तो आपके पास नेट रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज एफ नेट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा तो यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला था, राइट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो यानी कि अब आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर एक 10 से खींच रहा है और एक 5 से खींच रहा है तो एफ नेट आपके पास किसके इक्वल आएगा, है ना। तो आपके पास एफ नेट किसके इक्वल आएगा यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। हाँ, अब ये आपके पास, ठीक है, यहां पर एंगल थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहां पर आपके पास ऐसे ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस पहले केस को सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। यार ठीक है, तो इसमें ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, राइट, यानी कि ए और बी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये थीटा एंगल के साथ लग रहे हैं, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा कि जो भी ए का मैग्नीट्यूड है और जो बी का मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दो, वैसे के वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इट इज सिंपल एज स्केलर, जैसे 10 प्लस 5 इज 15 वैसे हुआ, बट वो कब होगा इस बात का याद रखना है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर हम उसको स्केलर के तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, अगर 0 डिग्री नहीं है तो स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन देम इज नॉट 0 डिग्री, if the angle between them is 0 degree,
देन वी कैन ऐड टू वेक्टर्स स्केलर की तरह से ऐड कर सकते हैं, दैट इज a प्लस बी, राइट डन। इसके बाद सेकंड केस पर आते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि अगर लेट्स से ए वेक्टर लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये तो सभी को क्लियर ही है। अगर ए बी इसी डायरेक्शन में, बी बी इसी डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी किसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब लेट्स से ए वेक्टर लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बी वेक्टर लग रहा है इसके ऑपोजिट। बी वेक्टर को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि मैं बी वेक्टर की वैल्यू 10 लेकर चल रहा हूं और ए वेक्टर की वैल्यू 5 लेकर चल रहा हूं मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो अब आप सभी बच्चे यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अब ये टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक है। तो अब इनके बीच में ये जो सा एंगल है, दिस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि इसका हम केस कैसे ले सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक जना उस बॉक्स को राइट डायरेक्शन में खींच रहा है कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से, और एक जना उसको लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रहा है कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से, और आपको नेट फोर्स निकालना है। तो अब इसका मैं जर्नल सॉल्विंग कर देता हूं, ठीक है। वो जर्नल सॉल्विंग क्या है, दैट इज सर देखो, अब मेरे को पता है एफ नेट किसके इक्वल होता है, मैं इसको यहां पर कर देता हूं, सॉरी, एफ नेट किसके इक्वल होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री आपको देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कॉस 180 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने आपको टी रेशियोस करवाया था सबसे पहले लेक्चर के अंदर, जो अभी लेक्चर 22 है ना, तो लेक्चर 22 से सबसे पहला लेक्चर था जो हमारा, उसके अंदर मैंने आपको टी रेशियोस करवाया था और उसमें आपको मैंने कॉस का भी ग्राफ बनवाया था। अगर आप बेटा कॉस थीटा का ग्राफ किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि कॉस थीटा का ग्राफ कुछ कैसे वेरी करता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, राइट, लाइक दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, दिस इज कॉस ऑफ थीटा, राइट। और आप सभी को पता है अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर लूं, 0 और 90, 180, 270, 360, फिर फर्दर ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता है, राइट। और cos ये 180 पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज दिस थिंग, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन फिर cos 360 पर फिर से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इट इज समथिंग लाइक दिस, सॉरी इसका हाँ जी बेटा। तो अभी बेटा हम देखेंगे कि बेटा जैसे हमारे पास cos थीटा का ग्राफ होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। cos 0 पर वैल्यू होती है उसकी 1, cos 90 पर वैल्यू उसकी हो जाती है 0, ठीक है। उसके बाद फिर ये ग्राफ ऐसे करके डिक्रीज करते हुए फिर ये 0 to 180 पर जाते जाते cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज -1, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। फिर से इसकी 270 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर से ये बढ़ता है और cos 360 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये टी रेशियोस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर ये फिर आगे आगे को ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। फिर लाइक दिस ये आगे को आगे कंटिन्यू करते जाएगा। तो अगर एक मैं पूरे cos की वैल्यू की बात करूं, फिर इसके बाद ये अपने आप को रिपीट ही करेगा ऐसे 90 के एंगल्स पर, ठीक है। तो ये आपके पास cos थीटा का ग्राफ है। तो cos, अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। ये आप सभी को दिख रहा है, देखो cos एंगल, यहां पर हमने x एक्सिस में थीटा रखा और y एक्सिस में cos थीटा रखा। तो अगर मैं एंगल की वैल्यू 180 डिग्री करता हूं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज -1। तो अब देखा मैंने cos 180 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर, जब a और b के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, राइट। तो 180 पुट किया तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर cos 180 पुट कर दिया। तो अगर cos 180 पुट किया तो cos 180 इज -1, तो ये माइनस बाहर आ गया, दैट इज -2ab,
ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किस चीज का फॉर्मूला, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि मेरे को ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास नेट रिजल्ट आ गया और यहाँ पर मैंने बल्ब बनाया, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट आया, आप वैसे इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, कि अगर जैसे एक जना इसको लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रहा है 10 न्यूटन से और एक राइट डायरेक्शन में खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो अब इसका रिजल्ट कितना होगा। अब मैंने आपको बोला सर इसका आंसर है सर ए माइनस बी, आपने बोला सर ए माइनस बी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ए तो इसको लिया और बी इसको लिया, ठीक है भैया, अगर आप इसको 5 ले रहे हो और इसको 10 ले रहे हो, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को ले लिया नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि नेट फोर्स कितनी आई, दैट इज सर यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास नेट फोर्स कितनी आई, दैट इज एफ नेट विल बी इक्वल्स टू दैट इज 5 इंटू माइनस 10, क्योंकि 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए 5 पॉजिटिव और माइनस 10 क्योंकि ये पीछे को लग रहा है, ठीक है। तो मैंने 5 माइनस 10 किया और मेरे पास नेट रिजल्ट कितना आ गया, दैट इज माइनस ऑफ 5 न्यूटन। तो माइनस 5 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इट इज 5 न्यूटन, अकेला 5 न्यूटन। और अगर मैं एफ नेट की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो आपके पास -5 आएगा। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, कितनी 5 न्यूटन नेट फोर्स आ रही है। नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं देखना, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान से देखिए, देखो एक ये बॉक्स है, आप इस बॉक्स को 10 न्यूटन से इधर को खींच रहे हो, 5 न्यूटन से इधर को खींच रहे हो, ठीक है। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी, दैट इज ए। आप अब इस पर्टिकुलर चीज को ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है ना। तो यार ए बी आप जैसे मर्जी मान सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ज्यादा इधर को खींच रहा है तो नेट फोर्स इधर को आएगी। तो इस यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर एफ नेट किसके इक्वल आएगा, दैट इज 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे, देखो 10 इधर को खींच रहा है, 5 इधर को खींच रहा है, तो इसके ऊपर एफ नेट किधर इधर को आएगा, दैट इज एफ नेट, है ना। तो एफ नेट लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, बात क्लियर हुई। और यही चीज अगर ऐसे करके होती कि लेट्स से ये बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन इधर को लग रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन इधर को लग रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता है ज्यादा फोर्स ये वाली है, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी, दैट इज, देखो एंगल कितना होगा फोर्सेस के बीच में, 180 डिग्री का। तो मेरे को पता है ए माइनस बी, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज 10 माइनस 5 और एफ नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, एफ नेट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, दैट इज 5 न्यूटन के इक्वल होगा। ये बात सभी को समझ में आई। तो एफ नेट क्या चीज है, इन दो फोर्सेस की बजाय एक सिंगल फोर्स लगाऊं जो इन दोनों का इफेक्ट दे, राइट। तो एफ नेट या रिजल्टेंट का ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है तो एफ नेट इस डायरेक्शन में आएगी। अगर एफ ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसमें कम है तो नेट फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे विजुअलाइज कर ही सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, राइट। तो अब आपके पास दो फॉर्मूलाज आए। अगर आपके पास, अब देखो दोनों केसेस के अंदर ए की वैल्यू कितनी थी 5, बी की वैल्यू कितनी थी 10, यहां पर एफ नेट कितना आया 15 न्यूटन। और सेकंड केस के अंदर जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यहां पर एफ नेट कितना आया 5 न्यूटन। बात समझे ना। तो अब ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 और 5 है तो आंसर हमेशा 15 ही आएगा ना, आंसर 15 भी आ सकता है और आंसर 5 भी आ सकता है, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री है, ठीक है। डन, ओके। अब हम एक नेक्स्ट केस करते हैं, दैट इज केस 3। अब केस 3 करते हैं। लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और इनके बीच में एंगल इज 90 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, अब आपको पता है कि सर इसका रिजल्टेंट सर आप सर वो कंप्लीट कर दो सर, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करके कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो सर यहां पर ये जो सर रिजल्टेंट होगा, सर दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। अब अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दैट इज आर इज इक्वल्स टू या एफ नेट या रिजल्टेंट का होल स्क्वायर, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सभी केसेस में मैं एफ नेट ही लिख रहा हूं क्योंकि ए और बी लिख रहा हूं, ठीक है। तो एफ नेट किसके इक्वल होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो मैं ए लिख रहा हूं दिस इज मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्ली लिखना है तो आप ऐसे करके बार लगा के ऐसे प्रॉपर्ली लिख सकते हो, है ना, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहां पर कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, देखिए कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो आई नो दैट सर कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या अगर आपको और प्रॉपरली लिखना है इस पर्टिकुलर चीज को, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। So this will be your result and this formula is also important. और ये कब आएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जब इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। और इस फॉर्मूले को भी आप सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेटा आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि ये जितने भी स्पेशल केसेस किए मैंने, 1 जब थीटा चाहे 0 है, चाहे 180 है, चाहे 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर सॉरी मैं यहां पर लिख देता हूं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इनके बीच में एंगल ये 90 डिग्री का है तो ये जो सा पैरेललोग्राम बनेगा ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, अगर ये ए है ना, तो ये बी है तो ये भी बी है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करेंगे तो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आएगा आपके पास। तो चाहे आप मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से इस पर्टिकुलर चीज को ड्राइव कर लो, चाहे आप पाइथागोरस से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, है ना। तो आपको पता ही है ना कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ए है और ये लेंथ कितनी है बी, ये ए है और ये बी है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू आर। तो चाहे आप वैसे देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन का, जहां पर ये दोस्तों मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं ए और बी वाले, ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चंस का देखता हूं, ठीक है, अगर ये आपके पास ए वेक्टर है दैट इज 5 और यहाँ पे 10 है, ऊपर को लग रही है फोर्स एक बॉक्स के ऊपर, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। और अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का एफ नेट कितना होगा, इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू दैट इज 25 प्लस 100 का रूट विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 125, और अंडर रूट ऑफ 125 किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 11.1। So this will be your result, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो रिजल्ट कितना आया, दैट इज 15, और अगर 180 डिग्री का तो रिजल्ट कितना आया 5, 90 डिग्री का तो रिजल्ट कितना आया ए और बी के बीच में तो 11.1, और अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये सबसे पहले क्वेश्चन किया था तो रिजल्ट कितना आया 13.22। तो आप सभी बच्चे इस चीज से ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें कभी भी 5 और 10 का आंसर 15 या 5 ये नहीं आएगा, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रिजल्टेंट वैल्यू कुछ भी आ सकती है बिटवीन मिनिमम वैल्यू दैट इज 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 15, ठीक है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, एक ये वाला फॉर्मूला मेन रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है, और tan अल्फा का फॉर्मूला। उसके बाद स्पेशल केसेस, अगर एंगल 0 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में वो सेम ही डायरेक्शन के अलोंग लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितनी आएगी a प्लस बी, उनके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड कर दो, और अगर 180 डिग्री है तो उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, दैट विल बी जिसमें उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट, ठीक है। और यहां पर अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो आ गया सर, एफ नेट का मैग्नीट्यूड तो सर आ गया, सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो भैया डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर 90 डिग्री का इसमें आपको डायरेक्शन पता चल गई, इसमें आपको डायरेक्शन पता चल गई,
और अगर आप में यहां पर डायरेक्शन निकालनी है तो यहां पर आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखिए सभी बच्चे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना, तो आप देखोगे सर tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है, और cos 90 कितना होता है 0, तो यहां पर ये टर्म 0 बन जाएगी और ये a आ जाएगा, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, चाहे आप ऐसे बोलते हो, तो दिस विल बी tan अल्फा। और ये tan अल्फा की वैल्यू ये कब होगी, व्हेन दिस इज स्पेशल केस, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है दैट इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो आप वैसे भी देख सकते हो, है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री है और अल्फा कौन सा एंगल है, a और रिजल्टेंट के बीच में, दिस इज एंगल अल्फा। तो आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से भी देख सकते हो, ये देखो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो अब tan अल्फा किसके इक्वल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो आपका b बाय a आ गया। चाहे आप ऐसे लर्न कर लो, चाहे आप इस फॉर्मूला से ड्राइव कर लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये नेट रिजल्ट आप सभी को याद में चाहिए, इस चीज को सभी बच्चे अच्छे से नोट आउट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो आगे बेटा अभी हमने जो क्रक्स किया है, ठीक है, मैंने अभी आपको यही बताया कि ये क्रक्स है जो भी हमने पीछे किया है कि अगर a और b सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि थीटा इज 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू दैट इज a और b के मैग्नीट्यूड्स को सिंपली मैं ऐड अप कर दूंगा और इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में a और b लग रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल 180 डिग्री का है यानी कि जैसे अगर a एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लग रहा है, b उसके ऑपोजिट लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, दैट इज a माइनस b। ये सब कुछ हमने उसी फॉर्मूले से ड्राइव किया है, ठीक है, इट इज a माइनस b। और नेट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर एंगल 90 डिग्री है यानी कि a और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो अब बेटा ये चीज अभी तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और इसको मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से भी नोट डाउन किया था, ठीक है। अब आगे ये जो मैंने आपके लिए नोट बनाया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम देखो यहां पर a और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को एक बात याद रखनी है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ये थीटा वेरी करेगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू वेरी करता रहेगा। आप सब देख सकते हो अगर a और b कांस्टेंट हैं तो r की वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करती है ना। अगर थीटा वेरी करेगा तो r वेरी करेगा। कुछ स्पेशल केसेस में भी हमने देखा कि r की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। हमेशा 5 और 10 का रिजल्टेंट ना 15 आता है, ना हमेशा 5 आता है, ना हमेशा कुछ आता है, ठीक है। इट कैन वेरी बिटवीन, ठीक है। तो अब सभी बच्चों को बात याद रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी आ सकती है, आर मैक्स कितना आ सकता है। आर मैक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब आएगा, जब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो रिजल्टेंट मैक्स का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री के अकॉर्डिंग उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज a प्लस b, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहां पर नॉट मैक्सिमम, इट इज मिनिमम, सॉरी आई एम राइटिंग मिनिमम, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम कब आएगा, जब वो एक वेक्टर्स एक दूसरे को क्या लग रहे होंगे, ऑपोजिट लग रहे होंगे, दैट इज 180 डिग्री के एंगल पर लग रहे होंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज a माइनस b होगी, राइट। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं कुछ बोलना है तो मैं एक बार पक्के से बोल सकता हूं कि जो सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा, यानी कि थीटा की वैल्यू चाहे वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50, 90, ठीक है, कुछ भी हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो सा आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज लेस देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और इक्वल भी हो सकती है। और इक्वल कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। या उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज a माइनस b, क्लियर है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल्स टू a प्लस b एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू a माइनस b, और a माइनस b के इक्वल कब होगा, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज का क्या मतलब है कि अगर बेटा कोई सेम एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके साथ, अगर 5 और 10 है, या मैं आपको लेट से बोलता हूं दो फोर्सेज हैं, ठीक है। तो दो फोर्सेज हैं
आपको एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, लेट से एक है लेट से 5 न्यूटन और एक है लेट से 3 न्यूटन, ठीक है। तो अब इनके बीच में मैं ये थीटा वेरी करवा रहा हूं। अगर मैं इसके बीच में थीटा वेरी करवा रहा हूं तो एफ मैक्स कितना आएगा आपके पास? एफ मैक्स आएगा जब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी, 5 और 3, ठीक है। तो अब 5 और 3, 5, 6, 7, 8, तो एफ मैक्स इज 8 न्यूटन एंड एफ मिनिमम फोर्स कितनी लग सकती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ? इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मिनिमम फोर्स कितनी लग सकती है? दैट इज 5 - 3, दैट इज 2 न्यूटन। तो अगर मैं इसके बीच में एंगल थीटा को वेरी करता हूं, यानी कि मैं कुछ भी एंगल थीटा रखता हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें कभी भी फोर्स की वैल्यू सॉल्व करके 8 से ज्यादा आ जाए या फोर्स की वैल्यू सॉल्व करके 2 से कम आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर मैं थीटा को वेरी करता हूं, इफ थीटा इज वेरी, अगर मैं थीटा को वेरी भी करता हूं तो जो सा नेट फोर्स आएगी, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू होगी 8 न्यूटन के और ग्रेटर और इक्वल टू होगी 2 न्यूटन की। ये चीज इस चीज का मतलब है, जो भी मैंने वहां पर आपके पास लिखा है बेटा, ये सारा नोट लिखा है, इस चीज का ये मतलब है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से बच्चे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक और स्पेशल केस लूंगा, ठीक है। मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैं एक और स्पेशल केस ले रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लेट से आपके पास एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ लग रही है और दूसरी फोर्स भी एफ ही लग रही है। पहले मैं मैग्नीट्यूड ए और बी डिफरेंट ले रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ए का भी मैग्नीट्यूड एफ है, बी का भी मैग्नीट्यूड एफ है और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है, राइट, क्लियर। तो अब बेटा सबसे पहले मैं इनके अभी स्पेशल केसेस लेता हूं, ठीक है। तो लेट, ये तो मैंने एक लेट कर ही लिया, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेशल केस ले रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो एफ नेट किसके इक्वल आएगा? आप सभी बच्चे बताइए मेरे को। अब मेरे को पता है कि रिजल्टेंट अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ठीक है। दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो मेरे को पता है ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो दिस विल बी एफ प्लस एफ। तो मेरे पास बेटा एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा? एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं और अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है, एफ एंड एफ सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 2f। एंड सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तो यहां पर एफ नेट किसके इक्वल आएगा? आप सभी बच्चे समझ सकते हैं। देखो वहां पर अब मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज a माइनस बी। तो a की वैल्यू भी f है और b की वैल्यू भी f है, तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज f माइनस f विल बी इक्वल्स टू 0। तो यानी कि मेरे पास एफ नेट किसके इक्वल आया? एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मेरे को पता है एफ नेट किसके इक्वल होता है? एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो आप फॉर्मूला देख लीजिए। अब मैं ए की वैल्यू को भी एफ पुट कर देता हूं और बी की वैल्यू को भी एफ पुट कर देता हूं। अगर मैं ये वैल्यूज को पुट करूंगा दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2f स्क्वायर, ठीक है। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 2f स्क्वायर। तो यहां से बेटा मेरे पास एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर। और अगर बेटा मैं यहां पर इसको रूट से f स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज रूट 2f। तो इसको अगर मैं साफ साफ करके लिखूं तो मेरे पास इस स्टेप को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज एफ नेट विल बी इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है। तो अब सभी बच्चे, ठीक है, ये देख सकते हैं 2f, एफ नेट इज 0 एंड एफ नेट इज रूट 2f। और ये कब कब किया हमने? स्पेशल केसेस कौन से लिए? व्हेन थीटा इज, पहले तो हमने जर्नल लिया था 0, 180 और 90, जब ए और बी के मैग्नीट्यूड्स क्या थे? डिफरेंट थे। ये हमने जर्नल प्रूफ कर लिया। फिर अब इसका भी एक और स्पेशल केस ले लिया जब ए और बी के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? सेम है। लेट्स से उसके मैग्नीट्यूड्स एफ के इक्वल हैं, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट इज 2f। आप समझ सकते हो, वेरी सिंपली यहां से ही आ जाएगा। सिमिलरली 180 है तो 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगी हैं। अगर एक बंदे को इस तरफ कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से और कोई इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितनी होगी?
0 ही होगी। क्लियर हो रहा है ना। एंड सिमिलरली अगर कोई बंदे को इस तरफ भी खींच रहा है 10 से, उस तरफ भी ऊपर को भी 10 से खींच रहा है, ठीक है, लेट्स से इस तरफ 10 से खींच रहा है, ऊपर को भी 10 से खींच रहा है, तो ए और बी सेम है। तो अब मेरे को अगर नेट फोर्स निकालनी है तो एफ नेट कितनी होगी, दैट इज √2 10, दैट इज 10√2। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इस चीज को ऐसे करके बोल दूंगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, जहां पर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उस नोट को भी और इस पर्टिकुलर चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये भी आपका स्पेशल केस है। ठीक है, इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जितना भी किया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर एडिशन किया, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूले को देखा, ठीक है, उसके एंगल के फॉर्मूले को देखा, कुछ स्पेशल केसेस को देखा और उनके रिजल्ट्स को डिस्कस किया बेटा। तो ये लेक्चर को बार बार लगाइए, अगर किसी को एक बारी में नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। ठीक है, तो आपका काफी ज्यादा माइंड ओपन होगा बेटा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाकी अगर आप कुछ चीज वेक्टर्स का कुछ करो या ना करो चल जाएगा। ठीक है, बट वेक्टर एडिशन और ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई विल आस्क यू टू, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। किसी भी एक पर्टिकुलर बेसिक बुक उठा लीजिए, पहले मुश्किल वाली कोई बुक मत उठाना, एक सिंपल बेसिक बुक उठा लीजिए, वहां से सॉल्विंग कीजिए। ठीक है, आपके काफी कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे और आपको और मजा आएगा जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको और अंदर से खुशी होगी और आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आई होप सो बेटा आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, बी हैप्पी, अच्छा खाओ, अपने मन का ख्याल रखो, अपने आप को खुश रखो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, बट आपका पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई तभी होगी अगर आप खुश होगे, तो आपको खुश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखो। ठीक है, अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हाँ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं है तो लेकर आओ। ठीक है, मेरे से बात करो, आई विल मेक यू टू गेन द कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बेटा बी हैप्पी, अच्छा खाओ, अच्छा सोवो, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक एंड बी हैप्पी। बाय बेटा, थैंक यू।